नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। किसी भी देश के विकास की कहानी आसान नहीं होती। कई उतार चढ़ावों से भरी होती है, कई चुनौतियों से भरी होती है। ऐसी कई चुनौतियां देश के अंदर से आती हैं तो कई चुनौतियां देश के बाहर भी इंतजार कर रही होती हैं। और अगर ये देश भारत जैसा विशाल हो तो उन चुनौतियों के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज इस बुलेटिन में हम ऐसी दो बड़ी चुनौतियों की बात करने वाले हैं और वो चुनौतियां क्या हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली चुनौती हमारे पड़ोसी मुल्क पहली चुनौती बाहर से आई है, हिंडनबर्ग को लेकर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई जो ये इशारा करती है अडानी ग्रुप को लेकर और सेबी को लेकर। और दूसरी खबर हमारे पास है जो आज इस पर हम तवज्जो करने वाले हैं, वो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस साहब के बारे में, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपने मुल्क में जिसकी वो कमान संभाल रहे हैं वो शांति कब स्थापित करते हैं। खासकर वो परेशानी में जो वहाँ के तमाम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू वर्ग है, उनको कैसे भरोसे में लेते हैं और वहाँ पर अपने मुल्क में शांति स्थापित करते हैं। तो इन दो बड़ी खबरों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि आज निवेशकों ने, अगर मैं पहली खबर की बात करूं हिंडनबर्ग को लेकर, तो निवेशकों ने आज जवाब दे दिया है। जिस तरह का हमला जो सोचा गया था कि शेयर मार्केट पे होगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। निवेशकों ने जवाब दिया है। इस खबर पर हम तफसील से बात करेंगे और फिर आपके पास बुलेटिन के अगले हिस्से में मैं आपको बांग्लादेश की ओर ले चलूंगा, जहां पर हम बांग्लादेश के कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की वहां पर अब क्या स्थिति है। आगे बढ़ेंगे, एक एक करके बात करते हैं। चुनौतियों का आना और चुनौतियों से निपटना हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान के सामने ऐसी चुनौतियां आती रही हैं और हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों का भरपूर तरीके से कई बार जवाब भी दिया है। इसीलिए हम शुरुआत करना चाहते हैं पहले ऐसी खबर की ओर जो हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई है। इस मामले की खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। तो बात हिंडनबर्ग की आई चुनौती की करते हैं, जिसने भारत के प्रतिष्ठित उद्योग अडानी ग्रुप और शेयर बाजार का नियमन करने वाली संस्था सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के निवेशकों ने जवाब दिया। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ शेयर बाजार में। आज सुबह जब शेयर बाजार खुले तो थोड़ी देर के लिए वो नीचे गए, लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन समय रहते और फिर शेयर बाजार ने उछाल मारी। दिन भर शेयर बाजार ऊपर रहा और क्लोजिंग के समय बहुत ही फ्लैट, केवल 0.07% के आसपास की गिरावट उसमें देखी गई। इस ग्राफिक से वो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। आज का शेयर जो है बाजार वो 69,639 पर बंद हुआ, जो कि 0.7% की गिरावट थी। और निफ्टी में 20 अंक की गिरावट आई और वो 0.08% से नीचे बंद हुआ। वैसे एक खास बात यह भी रही कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद और शेयर बाजार के खुलने से पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सलाह सभी निवेशकों को दी जो आज सबके बहुत काम आई। सेबी ने निवेशकों से कहा कि वो परेशान ना हो और ऐसी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी पड़ताल कर लें। सेबी ने यह भी कहा कि निवेशक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिए गए डिस्क्लेमर पर ध्यान दें, जो कहता है कि पाठक ये माने कि इस रिपोर्ट में जिन शेयरों का जिक्र है उनमें हिंडनबर्ग रिसर्च की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। यानी खुद हिंडनबर्ग कह रहा है कि वो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। ये उसने डिस्क्लेमर में कहा, अपने अस्वीकरण में कहा। इस शॉर्ट पोजीशन को भी आपको समझा देते हैं जो हिंडनबर्ग की दरअसल खासियत रही है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके स्टॉक्स में डील करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी शेयर को पहले बेच देना इस मंशा से कि बाद में उसकी कीमत जब कम हो जाएगी तो उसको फिर खरीद लिया जाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च इसी रणनीति पर चलता है, इसीलिए उसे शॉर्ट सेलर भी कहा जाता है। इस बात के लिए वो बदनाम रहा है कि वो अपनी रिपोर्ट के जरिए बड़ी कंपनियों पर सवाल उठाता है और फिर बाजार में उन कंपनियों को लेकर निवेशकों में डर पैदा होता है। निवेशक ऐसे में बड़े पैमाने पर शेयर बेचते हैं तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स के चलते कंपनियों के शेयरों में गिरावट आती है और शेयरों के दाम जब घटते हैं तो हिंडनबर्ग उन्हें खरीद लेता है। हिंडनबर्ग की इस साजिश को अब न सिर्फ बाजार के जानकार समझ चुके हैं बल्कि राजनीति के लोग और आम निवेशक भी समझने लगे हैं। यही वजह है कि हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को सब ने सिरे से एक दिन के भीतर ही
खारिज कर दिया। अब आइए क्या हुआ शेयर बाजार में, उस पर एक नज़र डालने के लिए आपको दिन भर की जो घटनाक्रम रही और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, जो रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, उसको अब हम आपको सुनवा देते हैं। वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। तो ये बोतल बदल के वही पुरानी वाइन डाली है, एक्सेप्ट ये वाइन पहले भी सड़ी हुई थी और फिर अभी भी सड़ी हुई है। अगर आपने कोई किसी के अगेंस्ट एडवर्स एक्शन देखी तो अखबारों के बेसिस पे नहीं की जाती। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है और फिर इस केस में भी कहा है। आपको ऐसा बार बार करने से या तो आपको कमाई हो रही है, बट अगर अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स आप दे रहे हो, इट इज नॉट गुड फॉर देयर रेपुटेशन। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतनी तेज गति से तरक्की करे। The idea is to create a sensation, create instability in the stock market, create a volatile situation. एक चाइनीज ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन है जिसके खिलाफ गंभीर इंक्वायरी चल रही है। उनके एस्पियोनाज, स्पाइंग, जासूसी एक्टिविटी पे चाइना के लिए अमेरिका में यूएस कांग्रेस अब जांच करे। तो हमारे दुश्मन जुड़े हुए हैं इस मामले से और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हिंडनबर्ग का जवाब बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कुछ नई बात है ही नहीं। हिंडनबर्ग को भी ये समझना चाहिए कि आप जो बातें कह रहे हैं उससे कि इंडिया की इकोनॉमिक पे, इंडिया की कैपिटल मार्केट कैपिटल पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेवारी है। आप गैर जिम्मेदाराना ऐसा एलिगेशन लगा के आप मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। There seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system. हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ आर्थिक अराजकतावादियों के साथ। पुराना जहर जो हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले बेचने की कोशिश करी, जो कि नाकामयाब है, उसी जहर को उन्होंने एक नई शीशी में बेचने की फिर से कोशिश करी। देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। वो मोदी जी को तो नहीं गिरा पाया क्योंकि देश मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत के लोग मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने निजी फायदे और कुछ ताकतों के इशारे पर हिंडनबर्ग ऐसे आरोप पहले भी कई बार अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाओं पर लगा चुका है। ऐसी ही रणनीति के तहत हिंडनबर्ग ने इस बार सेबी और उसकी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति पर आरोप लगाए हैं। संक्षेप में ताज़ा मामला आपको समझा देते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि माधवीपुरी बुच और उनके पति ने अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया था, जो हितों के टकराव का मामला बनता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। रिपोर्ट ने सेबी द्वारा अडानी ग्रुप से जुड़ी जांच पर भी सवाल उठाए। सेबी की चेयरपर्सन उनके पति ने एक साझा जवाब में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। हमारा वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने एक कार्रवाई के तहत कारण बताओ नोटिस दिया, उसके जवाब में हिंडनबर्ग चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी सेबी की मुखिया के। उधर सेबी ने कहा कि वो एक स्वतंत्र और पारदर्शी संस्थान है। सभी जरूरी खुलासे किए गए हैं और जब भी हितों के टकराव का मामला सामने आया है तो सेबी की चेयरपर्सन उस मामले से अलग रही हैं। सेबी ने यह भी दोहराया कि वो हिंडनबर्ग ग्रुप की पहले की रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की 24 जांचों में से 23 की जांच पूरी कर चुकी है। आपको बता दें कि इन सभी जांचों में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली। सुप्रीम कोर्ट भी अडानी ग्रुप को इस मामले में क्लीन चिट दे चुका है। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च की दूसरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप ने कहा
कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। आरोपों को अडानी ग्रुप सिरे से खारिज करता है। विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है। हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। रिपोर्ट ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिश है। हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कद्र बिल्कुल नहीं है। ये अडानी ग्रुप का जवाब आया इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में विधिवत जांच के बाद खारिज हो चुके दावों को रिसाइकिल कर कर लगाए गए हैं, जो कोर्ट में पहले ही आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिए गए थे। तो यह है पूरा मामला जिस पर बात करने के लिए आज दिन भर कंट्रोवर्सी बनी रही। 2 दिन से इस मामले को तूल देने की कोशिश की गई, लेकिन आज सबसे सटीक जवाब दिया शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स ने। उन्होंने शेयर मार्केट को गिरने नहीं दिया। शेयर मार्केट में उनका उत्साह बना रहा और शेयर मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेट पर बंद हुआ जिस रेट के आसपास वो खुला था, यानी जिसको आप फ्लैट कह सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं दिखाई दी जिसकी आशंका बीते शनिवार इतवार को हो रही थी कि मंडे को शेयर मार्केट क्रैश कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसी मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कानून के बड़े जानकार और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे साहब से। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। आप इस वक्त पेरिस में, फ्रांस में हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरा पहला सवाल आप ही से है कि जो सेकंड रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है, जिसमें सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच को निशाने पर लिया गया है, आपका क्या रिएक्शन है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। तो ये बोतल बदल के वही पुरानी वाइन डाली है, एक्सेप्ट ये वाइन पहले भी सड़ी हुई थी और फिर अभी भी सड़ी हुई है। तो ये तो फालतू सेंसेशनलिज्म है। इस बार मार्केट पे कोई असर पड़ा नहीं है। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि इस बार फिर इन्होंने शॉर्ट किया होगा और पिटे होंगे, या मालूम नहीं, इनको पता होगा इस बार मार्केट नहीं गिरेगा तो दूसरों को रिपोर्ट लीक करके उनसे शॉर्ट करा गया होगा। ये सब बदमाश लोग हैं, इस किस्म का ही करते हैं। इनकी जान निकली हुई क्योंकि सेबी इनके पीछे पड़ी हुई है। और अगर ये निकल जाए कि हिंडनबर्ग और उनके जान पहचान वालों ने पिछले बार शॉर्ट किया है, तो उनके खिलाफ अव्वल तो पूरे पैसे निकाल देंगे और उसके बाद डिसगॉर्जिंग की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। हरीश जी, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी इंक्वायरी कर रही थी। सेबी ने शोकॉज नोटिस हिंडनबर्ग को दिया। उस जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने उल्टा सेबी चीफ को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि माधवीपुरी बुच का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हिंडनबर्ग कर रहा है ना, ये हमारे देश की जो आज पॉलिटिकल कंडीशन और जो सोशल कंडीशन है, इस पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये कमेंट्री है। इनको मालूम है कि इंडिया में कोई भी अनशंट खबर छाप दो तो लोग तैयार हो जाते हैं। कुछ भी झूठ छाप दो, कोई भी गलत खबर छाप दो, किसी की बस बुराई कर दो, कोई भी ऑफिस में हो उसकी बुराई कर दो, गाली बक दो, अनशंट आरोप लगाओ, तो सब लोग उसको ऐसा मानते हैं कि जैसे बस सत्य यही होगा। तो यही चल रहा है। उनको ये लगा कि अगर हम फिर आग लगा देंगे इंडिया में, अब मेरी उम्मीद यही है कि अब मालूम नहीं क्या होगा, कहीं फिर पार्लियामेंट 2 महीने के लिए बंद नहीं हो जाए इसको लेके, जैसे पिछले बार हुआ था। तो इस बार स्टॉक मार्केट ने तो मेच्योरिटी दिखाई है, पर अब इसका पॉलिटिकल मुद्दा बनता है नहीं बनता है, फिर वही पुरानी बात आगे आती है नहीं आती है, देखना पड़ेगा। और ये मेरे को भी यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि फिर अपने जो पहलवान हैं वो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ले लेके कि एक और इंक्वायरी करो, ये करो, वो करो। तो क्योंकि दिक्कत यह है, जो भी ऐसा केस करता है आप लोग उसको फ्रंट पेज कवरेज दे देते हो, तो बस उसी के ऊपर चलता है। मिस्टर साल्वे, अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं अक्रॉस द ग्लोब, भारत की ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है। चाइना लगातार डिक्लाइन कर रहा है, इंडिया का ग्रोथ बढ़ती जा रही है, भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में आपको लगता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है भारत के खिलाफ? देखिए, आज हुआ क्या है,
ये जो लोग मार्केट में हैं, कुछ जैसे लोगों से बात करो तो सब कह रहे थे कि अमेरिका में करेक्शन आने वाला है। किसी को ये नहीं लगा था कि इतने जल्दी आ जाएगा। और ये जो अमेरिका की 7 जो उनके नवरत्न है, 7 जो टेक कंपनीज हैं, ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, ये सब इनकी इतनी ओवर वैल्यूएशन थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कोई जादू की छड़ी आ गई और उससे क्वांटम चेंज आ जाएगा। अभी हुआ नहीं। तो अब थोड़ा रियलिटी चेक आया है। और दूसरा, यूएस में आज कंज्यूमर कंजम्पशन में डिक्लाइन आ रहा है, तो उनका मार्केट ढीला पड़ गया। चाइना की ग्रोथ स्टोरी तो बंदी पड़ी है पिछले 2 साल से। तो इंडिया ग्रोथ इंजन है और हमारी ग्रोथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है। हमारे पास इतना स्कोप है रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए। हमारी इतने दशकों तक हमारी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। तो हमारे पास ये जो है कैपेसिटी बिल्ड करने की, इससे हमारी ग्रोथ फ्यूल्ड है। तो और इस साल बारिश भी अच्छी हुई है तो क्रॉप भी अच्छा आएगा। अक्टूबर में मार्केट फिर ऊपर जाना चाहिए। तो लोगों को तकलीफ तो है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि इससे पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। यूरोप में बहुत यहाँ इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट है, सब जिसको कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ ग्लूम है यहाँ। यूके में देखिए क्या हाल हो रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसे राइट्स होंगे यूके में? अभी 2 हफ्ते हो गए राइट्स नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन का इशू है इतना सीरियस है। और अब वो जो सरकार आई थी जिन्होंने कहा था हम कुछ टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, अब वो कह रहे नहीं, टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वहां ग्लूम है। तो हर जगह ये जो हाल है, इंडिया में ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी चल रही है। तो लोग कोशिश करेंगे कि भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आए, कुछ इंडिया की कुछ तो करो, इनका एक आध टायर तो पंचर करो, इनकी गाड़ी तो रुके। तो वही चल। हरीश जी, एक और चीज़ आपकी इस जवाब से निकलकर सामने आती है। अगर सब जगह ग्लूमी है मौसम, ऐसा दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, भारत लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार तीसरी बार सरकार चुनकर आई है, मेजॉरिटी के साथ है, क्या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश आप देखते हैं इस रिपोर्ट के पीछे और जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश की गई? बिल्कुल है। अंतरराष्ट्रीय आज देखिए ना, आज ट्रेड इतना इंटरनेशनल हो गया है, बिजनेस इतनी इंटरनेशनल हो गई है। और एक जमाना था लोग कहते थे भाई इन्वेस्टमेंट प्राइमरी डेस्टिनेशन अमेरिका है और हाई रिटर्न हाई रिस्क इंडिया है। अब वो अमेरिका के जो मेल्टडाउन आया तो प्राइमरी डेस्टिनेशन की जगह से अब अमेरिका हटेगा तो काफी कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा और सब लोग वही कैपिटल के पीछे भाग रहे हैं। और आज कैपिटल पूरा प्राइवेट कंट्रोल में है। तो जब ये हम इंटरनेशनल ये कहते हैं, ये कोई पहले जैसे था कोल्ड वॉर के जमाने में कि सरकारें कराती, अब सरकारें नहीं कराती, अब प्राइवेट इंटरेस्ट कराती है। पर है तो इंटरनेशनल क्लियरली। और हमारे देश में भी कई लोग हैं जो बाहर वालों के प्रोवोकेशन पे अपने देश की गाड़ी खड़ी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सवाल और जहन में आता है सालवे साहब आपसे बात करते हुए। हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट है, एक जनवरी 23 में आई और एक अभी माफ़ करिएगा अगस्त 2024 में सेबी पर सवाल उठाती है। सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है या शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश है या साजिश का हिस्सा है, क्या है? देखिए, हिंडनबर्ग वाले बहुत तेज हैं। इनकी ईमानदारी पे आप उंगली उठा सकते हो, इनकी अकल पे उंगली नहीं उठा सकते। बहुत तेज है। तो इनको पता होगा कि हम वही कहानी एक दूसरे तरीके से दोहरा रहे हैं और 2-3 और छोटे डिटेल फैक्टर्स डाल दिए उसमें, तो इसमें तो कोई बाइट नहीं होगा। और वो हुआ भी नहीं है स्टॉक मार्केट पे, जैसे पिछले बार हुआ था, इस बार कोई असर हुआ नहीं। इनको अब यह है कि भाई सेबी ने हमारे ऊपर निशाना लगाया है और अगर सेबी की इंक्वायरी, और मैं बताऊं बड़ा ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो अपने सेबी वाले ढीले हैं, वरना अभी तक कोई दूसरे देश में होता तो अभी तक ठोक दिया होता है। देखिए, सबको मालूम है आज पूरी जो ट्रेडिंग होती है सब ऑनलाइन होती है और सब ब्रोकर्स के पास डिटेल होते हैं। भाई पता करो ना उस 2 महीने में किसने शेयर्स बेचे और किस प्राइस पे बेचे। तो शॉर्ट सेल जो है वो आप देख लीजिए, रिपोर्ट आने के 1 महीने पहले किसने कॉन्ट्रैक्ट्स किए सेल के,
और किस प्राइस पे की है। इमीडिएटली शॉर्ट सेलिंग महीना 2 महीने में निकल आती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये अच्छा हुआ सेबी को थोड़ा झटका लगाया, क्योंकि अभी तक सेबी को इंक्वायरी खत्म कर देनी चाहिए थी। उनको बोलना चाहिए था कि ये सब है, जितने लोग हैं, ये हिंडनबर्ग को तो आपने मांगा है जवाब, जो ब्रोकर्स हैं जिन्होंने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं उनके पीछे भागो, ये हिंडनबर्ग की पूरी असलियत निकल आएगी। भारत की सालवे साहब, भारत की ग्रोथ स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात आपने शुरू में कह दी कि आज इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में जवाब दे दिया, जिस तरीके से रिएक्ट किया। सवाल ये उठता है कि शेयर मार्केट तो जो होना था, जो वो चाहते थे हिंडनबर्ग, वो नहीं हो पाया, ये साफ हो गया। अब सवाल मेरा ये है कि अब ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये हमारी सेबी को थोड़ा चुस्त होना पड़ेगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये इंक्वायरी क्यों नहीं खत्म हुई, कि भाई किन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट, पहली वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के पहले किन लोगों ने शेयर अडानी के बेचे और कॉन्ट्रैक्ट किए एक सस्ती प्राइस पे। उसकी एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, 2 4 5 बड़े ब्रोकर्स को आप शो कॉज नोटिस दोगे, वो आके सब उगल देंगे असलियत। पर होगा नहीं। हरीश जी, जब से रिपोर्ट आई है परसों शाम से, तब से लेकर अब तक यहाँ हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स भी खूब गरमाई हुई है। अपोजिशन जो है वो माधवी बुच का इस्तीफा मांग रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बहुत बारीक नज़र रखने के बाद कि कुछ गलती की है सेबी प्रमुख ने? क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? मैंने देखिए डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है, क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया उन्होंने। ये मैंने जो पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस थे, उन्होंने कोई ऑफशोर फंड्स पे इन्वेस्टमेंट किए थे, वो सब डिस्क्लोज थे और ये सब सेबी के चीफ बनने के पहले किए थे। तो इंडिया का सबसे बड़ा ये है, देखिए बाहर के देशों में टॉप एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को आप सरकार में लेते हैं कि सरकार की मदद करें। अब जो भी टॉप एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स होंगे, उनके कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं, उनके कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट है। जैसे अमेरिका में एक है ब्लाइंड ट्रस्ट बोलते हैं उसको। तो जैसे कोई आप पब्लिक ऑफिस में जाओ तो आपको अपने जितने कमर्शियल और ये हैं उसको एक ब्लाइंड ट्रस्ट में डालना पड़ता है, कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि वो ट्रस्ट में हो क्या रहा है, कि आप कोई उसका फायदा नहीं उठा सको। और फिर आप अपना करो, और जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाती है। हमको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ब्लाइंड ट्रस्ट का, और उसके बेसिस पे ये टॉप एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये दिक्कत है ना, आज आप किसी के बारे में कोई भी अच्छी बात कहोगे तो लोग मानेंगे नहीं, पर बुरी बात किसी के बारे में भी कह दो तो सब मानने को तैयार है। यानी यहाँ हमारे कुछ तो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, पर वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। पर सेबी के चीफ के खिलाफ आरोप लगाया तो उनको रिजाइन करना चाहिए। ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हरीश जी, एक आखिरी सवाल। मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त की कमी है, आप जितना समय आपने दिया था उससे अधिक आपने हमारे साथ बिता दिया है। पर जाते जाते, क्योंकि आप कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की पैरवी कर चुके हैं। विनेश फोगाट का मामला चल रहा है, आप फ्रांस में मौजूद हैं, आपने CAS में विनेश की तरफ से पैरवी की है। कल उसका फैसला आ सकता है जैसा कि उम्मीद है। मैं जान सकता हूं कैसी रही आपकी जिरह, क्या हुआ कोर्ट में, और क्या उम्मीद करनी चाहिए, सिल्वर मेडल विनेश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, इस पे मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। हियरिंग हो गई है और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब जब आएगा तब आएगा, जब आएगा तो काफी बात करने की चीजें होंगी इसमें, पर अभी कुछ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। हम कोशिश करेंगे जब ये फैसला आएगा विनेश का, तब फिर आपसे हम संपर्क करें और आपको ज़रूर अपने दर्शकों के सामने लेकर आएँ। थैंक यू सो मच हरीश साल्वे। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और कंपनी टैक्स कंपस के CEO अजय रोटी साहब। अजय साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको आज इन्वेस्टर्स ने जवाब दे दिया। शेयर मार्केट में जो हुआ वो हम सबके सामने है, और शेयर मार्केट किसी एक के हाथ के कंट्रोल में नहीं होता कि वो जो चाहे वो कर ले। लाखों इन्वेस्टर्स हैं, हज़ारों कंपनियां हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर जो एलिगेशंस आए हैं उसको देखेंगे तो 3 बड़े एलिगेशंस थे।
एक था कि सेबी चेयरपर्सन और उसके हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था कोई ऑफशोर फंड में जिसने अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। दूसरी था कि उनको एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसमें इनकम आ रहा है और वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तीसरा था कि रीट्स जो है नया एसेट क्लास है, रीट्स जो आया था और वो रेगुलेशंस में चेंजेस किया है, वो सब ने किया है बेनिफिट ऑफ ब्लैकस्टोन के लिए, और ब्लैकस्टोन के एडवाइजर थे सेबी चीफ के हस्बैंड। ये 3 आरोप थे। अभी ये पहला वाला देख लीजिए, आईआईएफएल जो है उन्होंने फंड को मैनेज कर रहा था। आईआईएफएल ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग किया है कि जो फंड में सेबी चीफ और उनके हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है वो फंड कभी भी अदानी के शेयर नहीं खरीदे थे पूरे लाइफ टेन्योर में, और सेबी चीफ ने बिफोर बिकमिंग सेबी चीफ उनको रिडीम कर दिया था, तो वो गया। और दूसरा वाला था कि ये कंसल्टिंग इनकम का, वो भी क्लैरिफाई हो चुका है कि जब मैडम सेबी चीफ बन गए तो वो कंसल्टिंग कंपनी जो है वो डोरमेंट हो गए और सिंगापुर का कंपनी हस्बैंड के नाम पर हो गया। और ब्लैकस्टोन का जो मामला है, ब्लैकस्टोन ने स्टेटमेंट किया है कि उनके हस्बैंड जो है वो रियल एस्टेट में थे ही नहीं, रियल एस्टेट डिवीजन ऑफ ब्लैकस्टोन में कुछ किया ही नहीं है। तो ये तीनों जो एलिगेशंस है वो सब अनट्रू निकला अभी, इसीलिए वो मार्केट का ऐसा रिएक्शन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने हिंडनबर्ग ने इस वक्त क्यों रेज किया है सब, क्योंकि वो जून में उनको एक शोकॉज नोटिस दिया गया है सेबी ने कि आपने पिछली बार शॉर्ट कैसे किया था। वो अभी वो रिपोर्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं और ये सब एलिगेशंस रेज कर रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। तो जो एलिगेशंस बुश फैमिली पे लगे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने डिक्लेयर नहीं किया, मोरालिटी की बात भी की जा रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जब आप जांच कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं बताया कि आपने इन्वेस्ट किया था एक फंड के जरिए। आपको लगता है कि कहीं कुछ चूक हुई है बुश फैमिली से? क्या उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है जो कि मांग की जा रही है? बिल्कुल नहीं। जी, अगर आप सेबी के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो है सब होल टाइम मेंबर्स और चेयरपर्सन को फॉलो करना है। उस कोड के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको डिस्क्लोज करना है सेबी को, हमको नहीं, वो ट्विटर पे नहीं या सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सेबी को डिस्क्लोज करना है। और हर साल विद इन 15 डेज ऑफ एंड ऑफ द ईयर वो डिस्क्लोज करना है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको बताना है। और जो अभी डिस्क्लोजर हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है सेबी के चीफ और उनके पति ने, उसमें वेरी क्लियरली लिखा है कि ये सब डिस्क्लोजर हुआ था जब सेबी के चीफ बने, ये डिस्क्लोजर हुआ है। तो अभी कंप्लीट कॉम्प्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इस्तीफे की बात नहीं होता है अभी। और अगर हिंडनबर्ग ने कुछ एलिगेशंस दिए हैं वो प्राइमा फेसी कुछ सही निकला था तो इन्वेस्टिगेशन, इस्तीफा, स्टेपिंग असाइड फॉर सम टाइम, सबकी बात हो सकती थी। अभी वो प्राइमा फेसी भी कुछ खास नहीं निकला है उससे। तो इसीलिए मैं आखिरी में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आखिरी सवाल के तौर पर, आपको क्या लगता है कि जो शेयर बाज़ार में उथल पुथल की आशंका पिछले कल परसों के वीकेंड में जताई जा रही थी, ये चीज़ें अब स्टेबलाइज हो गई हैं, अब इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है? और एक और जुड़ा हुआ सवाल, जो कोशिश की गई हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के द्वारा, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कोई एक्शन ले सकती है भारत सरकार? तो पहला सवाल, शेयर मार्केट का जो स्टेबिलिटी है और ऊपर नीचे होने का, वो किसी एक आदमी, किसी एक ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अभी वो क्या होगा कल से वो देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया है वो बहुत मैच्योर रिएक्शन निकला है, वो कुछ पैनिक सेलिंग नहीं हुआ। तो कल से क्या होगा वो देखना पड़ेगा, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। दूसरा सवाल, अभी क्या करने का, ये भारत सरकार कुछ कर सकती है, सरकार कुछ नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो सेबी कर सकता है, और सेबी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुका है। वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा, और शो कॉज नोटिस तो इश्यू किया है। सो जो भी करना है और करेगा सेबी करेगा, और मेरे ख्याल से वो हिंडनबर्ग को इन्वेस्टिगेशन, दे हैव टू फेस द इन्वेस्टिगेशन, वो कुछ चांस ही नहीं है बचकर जाने के लिए।
थैंक यू रोटी साहब, वक्त निकालने के लिए और एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ अजय रोटी जुड़े हुए थे और अब बात करते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर की, जिसकी तरफ मैंने शुरू में आपको इशारा किया था, बताया था। बात है वो मोहम्मद यूनुस साहब की, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। हमारा विश्वस्त पड़ोसी बांग्लादेश इन दिनों संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, यानी ट्रांजिशन के दौर से। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसा खत्म होने में नहीं आ रही, और ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री, नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के लिए मोहम्मद यूनुस के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर आई है। मोहम्मद यूनुस एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और एक नायाब पहल ग्रामीण बैंक के जरिए लाखों गरीब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, उनको कामयाब प्रयोग के लिए उनको जाना जाता है और इसीलिए उनको नोबेल का शांति का पुरस्कार भी दिया गया। सवाल यह है कि ये शांति दूत बांग्लादेश में कब तक शांति बहाल कर पाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब वहाँ पर कई जगहों पर अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पर हिंदुओं को इस हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। ये मामला कितना गंभीर है, इसके लिए आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदू समुदाय की भारी भीड़ सरकार से मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आई है कि उन्हें हिंसा से बचाया जाए। ये तस्वीरें आज की हैं जो बता रही हैं कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा में कोई तो है जो जानबूझकर हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है। क्या छात्रों के यह आंदोलन कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है जो इस बहाने अपने कट्टरपंथी एजेंडा पर अमल कर रही है? क्या ऐसी ताकतों को भारत विरोधी ताकतों का समर्थन मिल रहा है? ताज़ा खबरों के मुताबिक शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में जब तक अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर हिंदुओं पर हमलों की कम से कम 205 घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में करीब 8% हिंदू आबादी है, लेकिन तख्ता पलट के बाद जो हिंसा हुई उसमें हिंदुओं, उनके घरों और संस्थानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। हालांकि इस तरह की भी खबरें आई कि कई जगहों पर आंदोलन में शामिल छात्रों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुओं के घरों और उनके मोहल्लों की सुरक्षा की, उसकी जिम्मेदारी उठाई, वहाँ पर पहरा दिया। ये एक अच्छा संकेत ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेश जैसी आबादी के बीच ऐसे उदाहरण बस गिने चुने सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि हिंदुओं पर हमले की घटनाओं पर पूरी तरह काबू कब पाया जा सकेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री से फ़ोन पर हुई पहली बात में ही भारत की ये चिंता स्पष्ट तौर पर जता दी थी। इस बीच एक राहत की बात ये हुई है कि हिंसा के बाद सड़कों से गायब हुई बांग्लादेश की पुलिस ढाका की सड़कों पर लौट आई है। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो हिंसा हुई उसमें पुलिस को भी दंगाई तत्वों ने निशाना बनाया। उनका आरोप था कि हसीना के दौर में पुलिस ने छात्रों पर बहुत जुल्म किया। इसके बाद पुलिस महकमे के लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय सड़कों से गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी। दरअसल हिंसा में मारे गए 450 लोगों में से 42 पुलिसकर्मी भी थे। बांग्लादेश के 600 में से 450 पुलिस थानों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई थी। ऐसे में पुलिस महकमे के नुमाइंदों ने कहा कि जब तक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन आज अंतरिम सरकार से बातचीत के बाद पुलिसकर्मी काम पर लौट आए हैं। इस बीच भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति शरणार्थी समस्या को लेकर भी खड़ी हो गई है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति बहाली हो। इसके लिए खुद शनिवार को मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील भी की। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की, छात्रों से कहा कि वो उनकी हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग छात्रों की कोशिशों को नाकाम बनाने में लगे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ये अल्पसंख्यक भाई हैं और उन्होंने बांग्लादेश के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी है। मोहम्मद यूनुस इस दौरान अल्पसंख्यक छात्र संगठनों के नुमाइंदों से भी मिलने की बात कर रहे हैं। इन संगठनों ने भी अपना पूरा एजेंडा तैयार कर रखा है। उन्होंने 8 सूत्री मांग पत्र भी तैयार रखा है। इनमें अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए अलग कानून बनाने की मांग है। हाल के हमलों के केस के लिए फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल बनाने की मांग है। अल्पसंख्यक हितों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय से जुड़े सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने हमारे कार्यक्रम सच की पड़ताल में भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश हमेशा से सेक्युलर रहा है और सेक्युलर ही रहेगा। स्ट्रीट एंड इन द थाना, और जो पैरामिलिट्री फोर्स वाज देयर, आर्मी वाज देयर, उन्होंने एडमिट किया है कि दे हैव रिस्टोर्ड। और आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव मी टाइम, आई विल गो। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है और नुकसान मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट पेज फॉर इट। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं कि दिस कंट्री इज नॉट कम्युनल कंट्री। हम बचपन से बड़े हुए हैं एक ही साथ। वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव रथ यात्रा, एंड टुडे आई हैव सेड you every district will have a security plan and program so that that Rayat Yatra is or without any problem it finishes. And I will assure you that we'll put all strength of security to see that no one touches or no one makes any problem. देखिए, ये दुर्गा पूजा के साथ हम बड़े हुए हैं in this part of the world. जी। तो ये पूजा जो है वो सबके लिए है। अगर आप, I will invite you to come to Dhaka, madam, on the Durga Puja, you will find कि दुर्गा पूजा ढाका में जैसे होता है वो कलकत्ता में भी नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूँ। और ये बात तो सच है कि जितनी धूमधाम से दुर्गा पूजा कलकत्ता में मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, वैसी ही ढाका में और बांग्लादेश में अक्सर जब दुर्गा पूजा होती है तो खबरें आती भी हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटिमेंट ज़्यादा है, पाकिस्तान के पक्ष में लोगों की भावनाएं कम है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देना भी एक वजह है? तख्ता पलट के बाद 8 दिन से शेख हसीना भारत में ही है। उन्हें लेकर आने वाले दिनों में क्या योजनाएं भारत सरकार की, और जानकारी के साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आए हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गया है। बताया जा रहा है कि जब उनका प्लेन 5 अगस्त को हिंडन एयरबेस पे लैंड हुआ था, उससे पहले ही भारत ने एक कंटिजेंसी प्लान जो है वो चॉकआउट कर लिया था और उसी के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में बताई जा रही हैं। उनके साथ कुछ उनके लोग भी हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ होने से भारत के लिए कुछ मुश्किलें जो हैं वो साफ जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके मुताबिक बांग्लादेश की ग्राउंड सिचुएशन जो है वो अभी भी खराब है। वहां पे रैडिकल और अल्ट्रा रैडिकल फोर्सेस जो हैं वो प्रोटेस्ट में जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। साथ में ये भी आया है सामने कि वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा है, बल्कि जो प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट है वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन कुछ सोशल हैंडल्स में इसे लेकर भी प्रोपोगेट किया जा रहा है। भारत सरकार को जो सोशल मीडिया पे जानकारियाँ आ रही हैं उसे लेकर भी भारत सरकार जो है वो चिंता में है। दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो वहाँ पर ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो अपराइज है ये बिगेस्ट अपराइज था बांग्लादेश का, और साथ में अगर अनस्टेबल बांग्लादेश होता है तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर भी दिखाई पड़ेगा। इसे लेकर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो थोड़ी चिंता में हैं, क्योंकि ये याद करना होगा कि भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी अल्ट्रास थे, जब इंसर्जेंसी वहां पर चल रही थी तो वो भागकर बांग्लादेश में शरण ले रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने बांग्लादेश के सरकार के साथ मिलकर कार्रवाई की थी, वहां पे कई ऑपरेशंस भी चलाए गए थे। इनमें से बताया जाता है जो परेश बरुआ है वो भागकर म्यांमार भी चला गया था। तो ऐसे में क्या बांग्लादेश एक बार फिर से एक वो जगह बनेगा जहां पर जो इस तरह के एंटी इंडिया लोग हैं या फिर जो रेडिकल्स हैं वो फिर से पनाह लेंगे? इसे लेकर भारत सरकार में चिंता जरूर है। और साथ में जितने भी बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो त्रिपुरा हो, साउथ बंगाल हो या मेघालय हो, वहां पे सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहां से इन्फ्लक्स जो है वो हो सकता है।
इस बीच जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि वो माइनॉरिटीज को सेव नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने अपना दुख जो है वो जताया है और उनका कहना है कि माइनॉरिटीज जो हैं बांग्लादेश में सेफ रहेंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो शांति दूत मोहम्मद यूनुस साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती शांति बहाली करने की ही है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी जी यहाँ दिल्ली से मेरे साथ हैं और बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार फरीद हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है और पहली चीज़, कैसी सिचुएशन है आज की डेट में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ढाका में और पूरे देश में आपके? और दूसरी चीज़ जुड़ी हुई, क्या माइनॉरिटीज़ पर अटैक बंद हुए, कम हुए? अभी सिचुएशन नॉर्मल हो सकता है, कुछ स्टे इंसिडेंट हो सकता है, वो बड़ा बात नहीं है। वो माइनॉरिटी का जो अटैक हुआ वो अभी बंद हुआ, नया कोई अटैक का रिपोर्ट अभी तक नहीं। वो होम अफेयर्स एडवाइजर जो है ना, वो माइनॉरिटी लीडर को साथ मीटिंग किया और मीटिंग पे एश्योर किया कि अभी नया कोई अटैक नहीं हो सकता है। अभी तो बहुत कुछ बोला। वो दुर्गा पूजा से बात किया, दुर्गा पूजा से वो बोला जो वो रिकमेंड कर सकता हो एडवाइजरी काउंसिल को, वो 3 दिन छुट्टी होना चाहिए, हॉलीडे होना चाहिए दुर्गा पूजा के बाद। तो अभी जो है ना, यूनुस साहब तो एक ही बात बोला, और गवर्नमेंट से हिंदू कम्युनिटी को और माइनॉरिटी को ये मैसेज दे सकता हो कि हमारा ये देश आपका वो है, ये देश में आपका जो हुआ उसके लिए मैं हमारा वो सॉरी बोल रहा हो, सेट हो सकता हो, तो अभी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक लगा हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा फरीद साहब, ब्रह्मा सर मैं आता हूं उसके बाद आपके पास, और वो ये कि शेख हसीना जी पिछले एक हफ्ते से हिंदुस्तान में है, दिल्ली में है, सेफ हाउस में है। इस चीज़ को नई हुकूमत कैसा ले रही है, शेख हसीना का दिल्ली में होना? आर दे हैप्पी विद दिस और नॉट? अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन seems not very concerned about it. वो बोल रहा है तो अभी जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर को एक आंसर किया एक पत्रकार को, ये हमारा वीक ऑरिज नहीं है, ये इशू नहीं हो सकता। A person staying in a country as a guest or who doesn't affect our relations with India, ये बोला तो कोई खास बात नहीं। तो जो कंसर्न है अपोजिशन से, कुछ स्टूडेंट्स का लीडर से वो बुला रहा है, जो आवामी लीग जो नया कुछ मूव ने ले लिया तो दे विल रेसिस्ट इट। ये एक और ही है, बट गवर्नमेंट इज नॉट ओपनली एक्सप्रेसिंग इट। जी ठीक है, मैं आता हूँ। चलानी साहब आपके पास आना चाहूँगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। पहली चीज़ तो ये, आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ ढाका में, हिंदुओं ने किया कि भाई हमारी जान बचाओ, हमारी जान पर आफत आई हुई है। सवाल ये है कि क्या ये नई हुकूमत जो मोहम्मद यूनुस साहब के स्टेटमेंट्स आए, 3 दिन हो गए हैं, जो नई कैबिनेट बनी, क्या ये माइनॉरिटी का भरोसा जीत पा रही है, आपको लग रहा है? ये इंटरम सरकार के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, ये कमज़ोर सरकार है। मोहम्मद यूनुस कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, ये तो चीफ एडवाइज़र हैं। इंटरम गवर्नमेंट में सिर्फ एडवाइज़र्स हैं, एडवाइज़र्स के अलावा तो कोई नहीं है इस सरकार में। एडवाइज़र्स डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं। और किसको एडवाइस कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है बांग्लादेश का प्रेसिडेंट, वो तो उनके पास तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। प्रेसिडेंट तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है बांग्लादेश में। असलियत ये है कि मेन पावर आरबी के पास है, और इस समय क्रैकडाउन चल रहे हैं, पर्जेस चल रहे हैं बांग्लादेश में। जिस तरह से
चीफ जस्टिस, कंट्री का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सबसे 5 सीनियर मोस्ट जजेस को पोस्ट किया गया कि आप रिजाइन कीजिए, धमकी देके। जी, अब इतना फियर, इतनी अनसर्टेनिटी है बांग्लादेश में। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को निकाला गया, सेंट्रल बैंक के गवर्नर को निकाल दिया गया। तो इस स्थिति में आर्मी के जो अपने एक्सेसेस हैं, जिस तरह से गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है ढाका के सामने, जो शेख हसीना का होम डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर हिंदुओं की संख्या काफ़ी है, वहां पर अत्याचार, आर्मी का अत्याचार हिंदूज के खिलाफ कई दिन से हो रहा है। तो आप देखिए कि जब असली सत्ता आर्मी के पास है और आर्मी इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो हिंदूज कैसे सेफ फील करेंगे? राइट। एंड फरीद साहब, आपने सुना ब्रह्मा सर को, ये कंसर्न पूरे इंडिया का है। इनफैक्ट जो ब्रह्मा सर ने कहा, बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने रखा। मैं चाहूँगा आप रिस्पॉन्ड ज़रूर करें कि ये ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है कि भाई माइनॉरिटीज़ पर अटैक नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ से दूर से ऐसा दिखता है कि सब कुछ आर्मी के हाथ में है कंट्रोल। ये ब्रह्मा सब तो सही बोला, आर्मी तो कंट्रोल कर सकते है। बैकिंग ये सरकार को बोल सकता है कि आर्मी बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये सही डिस्क्रिप्शन है। तो आर्मी ये सरकार का बहुत सपोर्ट दे सकता हो। तो जो गोपालगंज का जो इंसिडेंट बोला, वो पर सारे लोग क्लैश किया आर्मी के साथ। ये आर्मी पेट्रोल टीम उधर से वो तो आर्मी व्हीकल आग लगा दिया, बहुत टेंशन है वहाँ पर। अभी जो है ना, तो बिग कंसर्न, 15th of August is the national mourning day. This marks वो जो हमारा जाति पिता जो है बंधु शेख मुजीब, उसका असैसिनेशन का एनिवर्सरी है। तो वो दिन तो छुट्टी है, हॉलीडे है। तो अभी सब लोग का रहा है जो दिन छुट्टी रहा और नहीं रहा। ये तो स्टूडेंट जो है ना, उसको तो दे आर एक्चुअली डोमिनेटिंग दिस एजेंडा। उस लोग बहुत स्थिति पे है। ब्रह्मा जी जो बोला, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो जस्टिस का दे आर प्रेशरिंग द गवर्नमेंट। ये जो होम अफेयर्स एडवाइजर है, वो लोग एक बात बोला आज जी, आवामी लीग is if they want they can reorganize again. So the students came out on the streets, started demanding that such advisor नहीं चाहिए। ये बात है, ये स्टेबिलिटी। ब्रह्मा सर, एक क्लास कमेंट में आपसे चाहूँगा। 15 अगस्त आ रहा है, अपना इंडिपेंडेंस डे, बांग्लादेश का मॉर्निंग डे, जैसा कि फरीद साहब बता भी रहे हैं। मुजीबुर रहमान की हत्या उसी दिन हुई थी। कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग, कुछ हो सकता है? क्योंकि अब मुजीबुर रहमान की उनकी स्टैचू के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, ये बहुत कंसर्न, इसके बारे में ना केवल हिंदुस्तान कंसर्न्ड है, बांग्लादेश भी कंसर्न्ड है। क्योंकि जो बांग्लादेश की हिस्ट्री है उसको मिटाने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि जब मालदीव्स में 2012 में जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट नशीद को हटाया गया एक कू में, तो इस्लामिस्ट जाके जो मालदीव्स के जो मेन म्यूजियम है वहाँ पर जाके उन्होंने हर चीज़ नष्ट कर दी, जिससे मालदीव्स का जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से इरेज हो जाए। तो उन्होंने बुद्धिस्ट स्टैचूज, हिंदू स्टैचूज सारे तोड़ फोड़ के म्यूजियम को नष्ट कर दिया। उसी तरह से जिस दिन शेख हसीना सत्ता से हटके भारत आई, उस दिन इस्लामिस्ट जाके बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम जाके उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, उसको पूरा वहाँ पर आग लगा दी। बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है, जो लिबरेशन स्ट्रगल, जो
जो बांग्लादेश के जो स्टेटहुड सिंबल्स हैं वो उन्होंने अटैक किए, नष्ट किए। और तो ये जो 15 अगस्त का जो मॉर्निंग डे बांग्लादेश में जी, ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं रिसेंट डेज में, तो ये किस तरह की मॉर्निंग होगी 15 अगस्त को? क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के आइडेंटिटी पर अटैक हुआ है, जिस तरह से बांग्लादेश की हिस्ट्री पर अटैक हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो बांग्लादेश के लिए शर्म की बात है कि बांग्लादेश की हिस्ट्री को वाइप आउट करने की कोशिश की गई है। राइट, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड आपके रिएक्शन रहा। थैंक यू ब्रह्मा सर। फरीद साहब शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। तो 15 अगस्त के लिए क्या कुछ होगा इस पर तो हमारी नज़र रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो कुछ हालात आज की तारीख में बने हुए हैं वो वाकई में हिंदुस्तान में बहुत चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं बीते इतने सालों से, और अचानक से पिछले एक हफ्ते में ऐसा हो गया कि बांग्लादेशियों के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग इस वक्त उनके निशाने पर हैं। वक्त हो रहा है खबरों की खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और हैं खबरें, बने रहिए मेरे साथ। और अब बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के मुखिया को ही पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। पहचानिए शख्स को, इनका नाम है फैज़ हमीद साहब। ये आज पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना ने इनको पकड़ लिया है क्योंकि इन्होंने इनके सेना के खिलाफ ही काम करने का इन पर गंभीर इल्ज़ाम लगा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज़ हमीद को सेना ने हिरासत में लिया है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले ये कार्रवाई की गई है। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद सेना एक्ट के खिलाफ काम करने और टॉप सिटी केस में कार्रवाई हुई है। पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी के मालिक ने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक 12 मई 2017 को जनरल फैज़ के इशारे पर आईएसआई के अधिकारियों ने उनके ऑफिस और घर पर छापा मारा था। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि, लेकिन अगले बुलेटिन के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।